आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कई अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूं। लगातार मैं आपको अपने कार्यक्रम के जरिए अपडेट देती हूं कि ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में क्या हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि लगातार बॉम्बिंग जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिका की जारी है और ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। ईरान ने यूएई पर हमला किया है क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि सीधे तौर पर यूएई इस वॉर में, यानी कि ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। और कई उसके ड्रोन जो इससे पहले वो इस्तेमाल नहीं हुए हैं वो उसने ईरान के ऊपर इस्तेमाल किए हैं। ईरान ने रिटेलिएट किया है। ईरान जिस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसने जवाबी कार्रवाई की है। जवाबी कार्रवाई यूएई पर की गई है, इससे पहले भी की गई थी। इसके साथ साथ जॉर्डन, बहरीन, कतर, कुवैत, इन तमाम जगहों पर भी वो अपने हमले जारी रखे हुए है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका जिस तरह से वो इन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन पर हमले करता है, उसने एक कैंसर हॉस्पिटल जो बच्चों का था उस पर उसने हमला किया है। हालांकि शुक्र की बात ये रही कि उसमें किसी की जान नहीं गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि नुकसान तो हुआ है, चाहे बिल्डिंग का ही सही, वो नुकसान हुआ है और वहां से जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हुई हैं। रॉयटर के हवाले से एक खबर आई है और जिसमें ये कहा गया है कि ईरान ने हुतीस को ये कहा है कि बाब अल मंदेब जो है उसको बंद करने के लिए वो तैयारियां शुरू कर दें। हालांकि हुतीस पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने हुतीस को ये कहा है कि बाब अल मंदेब जो है वो बंद करने के लिए वो तैयारी करें। ईरान ये भी तैयारी कर रहा है कि हो सकता है कि ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका की तरफ से किया जाए, क्योंकि अमेरिका जो दिखाता है, जो करता है, उसमें फर्क होता है। जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि हम अपने 1.5 लाख सैनिक नहीं उतारेंगे। ईरान की जनता को अगर अपनी खुद रिजीम चेंज करनी है, बदलाव करना है तो वो खुद करे। अब हमने इस तरह की चीजों में पड़ना छोड़ दिया है, अब हम 1.5 लाख अपने सैनिक नहीं उतारेंगे। लेकिन जब जब वो जो बातें कहते हैं उसका उल्टा होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका तैयार नहीं है, ना ही बड़े हमलों के लिए और ना ही इस तरह से ग्राउंड इन्वेजन के लिए। और ये जो कुछ किया जा रहा है वो इजरायली लॉबी और ज़ायनिस्ट लॉबी के दबाव में किया जा रहा है। कल नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने वाले हैं, उनकी कई मीटिंग्स भी हैं। लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद क्या कुछ बड़ा हो सकता है, दबाव बन सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। एक और इंपॉर्टेंट खबर, और फिर मैं अपने मेहमान के पास जाऊंगी, कि ये भी रॉयटर्स के हवाले से खबर है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपने देखा है कि अमेरिका ने किस तरह से एक और फ्रंट खुलवा दिया है, और वो है सऊदी और यमन, यानी कि सऊदी और हुतीज के बीच। आपने देखा था सना एयरपोर्ट पे किस तरह से हमला किया गया, फिर हुतीज ने जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब से पैक्ट है, पिछले साल ही हुआ है, कि अगर सऊदी अरब पर किसी तरह का हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक मोबिलाइजेशन जो है वो शुरू हुआ है, जो पाकिस्तानी सैनिक है वहां पर उनका, और तैयारी के लिए कहा गया है। क्या एक तरफ मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है जो हमने देखा लगातार, और क्या दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब और हुतीज के बीच में कोई फ्रंट खुलता है और वाकई में कोई वहां पर वॉर जैसी ना सही लेकिन कुछ इस तरह के एक्सचेंजेस अगर शुरू होते हैं और हुतीज जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो क्या पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और क्या फिर ईरान उसमें इन्वॉल्व होगा? आप समझिए इन लोगों की शातिर चालबाजी कि ईरान पर हमले कर कर इनको सुकून नहीं मिला और ईरान के आगे ये घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से घुटनों पर ला दिया ईरान ने, तो अब ये दूसरा फ्रंट जो है वो खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर कहाँ जा रही है ये जंग, क्या इसको वाकई में फुल फ्लेजेड वॉर कहा जा सकता है, अभी की स्थितियां क्या हैं, और ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं आखिर ये आगे क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ मिडल ईस्ट मामलों के जानकार स्टार वर्ल्ड मीडिया के एडिटर मोहम्मद अहमद काजमी साहब जुड़ गए हैं। काजमी साहब, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुशरा जी, अपने प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मौका देने के लिए। जी काजमी साहब, ये तमाम अपडेट्स जो है ये क्या बताते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हॉर्मूज, जाहिर सी बात है ये सबको पता है कि अब हॉर्मूज जो है वही इसका सेंटर बन गया है। बाब अल मंदेब अगर बंद हो जाता है तो $200 प्रति बैरल के से पार चला जाएगा तेल। तो जो 102.5 हमें दिल्ली में मिल रहा है वो समझिए कि 150 के पार या उससे भी पार जा सकता है।
रॉयटर्स की ये खबर है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयारी कर रहा है? क्या उसको लग रहा है कि ये जो दिखावा किया जा रहा है, ढकोसला किया जा रहा है, इसके बीच में दरअसल अमेरिका भी तैयारी कर रहा है और ईरान भी इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका जिस तरह से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू किए हैं, उससे बिल्कुल उसकी कमजोरी, हड़बड़ाहट, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन ये सब नजर आ रही है। दूसरी तरफ ईरान की जहां तक तैयारी की बात है, ईरान बहुत मजबूत हुआ है, बहुत तैयारी है उसकी। और ख़ास तौर पर आयतुल्लाह खामेनेई के फ्यूनरल में जो माहौल था, उससे और ज़्यादा मजबूती मिली है। आपको 2 दिन पहले वो खबर आई थी कि ईरान की पार्लियामेंट के मेजॉरिटी जो है वो ये कहते हैं कि अब अमेरिका के साथ जो MOU है उसे ख़त्म करो, उसे फाड़ के फेंको। यानी जंग की तैयारी वहाँ बहुत मजबूती से है। और मैं तो ऐसे समझता हूँ, शुरू से ही जब जब जंग हुई, जब जब अमेरिका इजराइल ने हमले किए, जो गेन किया है वो ईरान ने ही किया है। और इस वक्त वो और मजबूती से, उसका टारगेट इजराइल की तबाही है, उसका टारगेट इस पूरे इलाके से अमेरिका की वापसी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये बार बार मौका दे रहे हैं। इनको अभी तक ये समझ नहीं आया कि ईरान इतना मजबूत है जिसके लिए वो सोच भी नहीं सकते। अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि हथियार खत्म हो रहे हैं, यहाँ से कोई खबर नहीं आ रही कि उनके पास कोई हथियारों की कमी है। और वो दर्जनों दर्जनों अंडरग्राउंड शहर बसे हुए हैं, छावनियां हैं, जहां से वो तैयारी बहुत ही गैर मामूली है, उसको कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और बहुत से हथियार ऐसे हैं जो अभी इस्तेमाल भी नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये और जंग बढ़ाने की बात करेंगे, वैसे वैसे ये खुद और ट्रैप में फंसते जाएंगे। और ईरान अब से पहले, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, बहुत ही जाने माने मोहम्मद मरंदी, ये बात कह चुके हैं कि ईरान चाहेगा कि ये जंग अमेरिका में कांग्रेस के मिड टर्म इलेक्शंस तक चले। तो वो वहां तक जा रहे हैं। और अमेरिका के अंदर की सियासत बदल दी है ईरान ने। अमेरिका, न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप का नजरिया बदल दिया है। कई मुल्कों ने इजराइल से नफरत खुलकर के जाहिर की है। तो ये ईरान है जो सियासी तौर पर, डिप्लोमेटिक तरीके से और जंग के मैदान में दोनों वो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी कमजोर पड़ेगा। जी, ये जो खबर आई है कि यूएई, अभी तक तो ये था कि जो हमले हो रहे थे वो ईरान के ऊपर, जब हमले हो रहे थे ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा था, अमेरिकन इंटरेस्ट पर वो वार कर रहा था। वो हमने देखा तमाम मिडिल ईस्ट में, अभी भी जारी है वो। और उसमें कहीं से वो पर्टिकुलर मुल्क शामिल नहीं था, उसकी जमीन का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन हमने देखा था 40 दिन की वॉर में भी अगर किसी एक कंट्री को लेकर बात हुई कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की, वो था यूएई। और अब फिर से बाकायदा तौर पर यह खबर है, यहाँ तक कि उस ड्रोन का नाम भी लिया गया है, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है। और अब तक उस ड्रोन का इस्तेमाल यूएई ने नहीं किया, पहली बार किया है ईरान के खिलाफ। यानी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके बंदर अब्बास जो पोर्ट है उस पर हमला किया गया है यूएई की तरफ से। क्या आपको लग रहा है कि अब सबसे बड़ा दुश्मन अगर पूरे जीसीसी में कोई है ईरान के लिए तो वो यूएई है? और यूएई भी ये खुलकर बता रहा है, उसको तो दूसरा इजराइल कहने लगे हैं लोग। तो ये किस तरह से दिखा रहा है कि अभी भी ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो उसी तरीके से ही गुलाम बने हुए, उनका इस्तेमाल वैसे ही हो रहा है। यकीनी तौर पर ये गुलामी इनको कहाँ तक लेकर के जाएगी, मुल्कों को तबाह कराएगी। पब्लिक ओपिनियन ईरान के साथ है, पब्लिक ओपिनियन अरब स्ट्रीट पर फ़िलिस्तीन के साथ है, लेकिन ये हुकूमतें अभी भी इजराइल और अमेरिका का साथ दे रही हैं। यूएई इजराइल 2 कहलाया जाने लगा। और जब वहाँ से फौजी थकते हैं जंग से, वो या तो भारत आते हैं या यूएई आते हैं। हमारे यहाँ भी बाकायदा वो रजब फाउंडेशन की तरफ से किसी फौजी के बारे में इत्तला दी गई थी भारत सरकार को कि आपके यहाँ वो कातिल बैठा हुआ है। तो यूएई को तो उनके लिए एक आरामगाह और कारोबार का ठिकाना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जंग के आखिर में ये सारे सिनेरियो बदलेंगे और इजराइल अपनी जगह पर रह जाए, बाकी ये वही बड़ी बात है। यूएई वगैरह में तो ये
देखिए उस जब नक्शे को देखते हैं जो खलीज या जिसे गल्फ कहते हैं, अरेबियन गल्फ या पर्शियन गल्फ, उसमें मुश्किल से 15 मिनट नहीं लगते जवाबी कार्रवाई ईरान कर सकता है। तो यूएई पिछले 2-3 हफ्तों से बचा हुआ था। ये कहा जा रहा था कि शायद यूएई ने कुछ फ्रोजन एसेट्स ईरान को वापस किए हैं या वादा किया है, इसलिए ईरान हमले नहीं कर रहा है। लेकिन जब पानी सर पर जो है वो पार हो जाएगा तब तो जवाबी कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है आज की जो ये कार्रवाई है वो उसी नज़रिए से की गई है। और जाहिर है दुश्मन जहां से भी हमला करेगा वहां से वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान का बिल्कुल क्लियर सोचना है, क्लियर एक्शन प्लान है। जैसा हो हमला उसी प्रोपोर्शन में जवाबी हमला होना है। जैसे टारगेट पर हमला किया जाए वैसे ही टारगेट पर जवाबी हमला होना है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा फैसलाकुन सूरत हाल जल्दी बनने वाली है। जी, ये बताइए मुझे आप काज़मी साहब कि ये जो नया फ्रंट खोला गया है जंग के बीचों बीच, ये सऊदी और हुतीस के बीच में, ये ऐसे ही तो नहीं हुआ है। ये ऐसे ही तो सना एयरपोर्ट पर हमला नहीं किया गया, एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। और ऐसा लगता है कि ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि आप इधर हैंडल करिए, इनको एंगेज कर रखिए और उधर हम जो हैं वो देख रहे हैं। अब तक सऊदी अरब ने अपना डेलीगेशन भेजा और वो डेलीगेशन लिस्ट में भी नहीं था, तब भी वो वहां पर पहुंचे थे, यानी कि आयतुल्ला अली खामनाई के जो बरियल था उसमें। और हमने ये देखा कि लग रहा था कि शायद सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जिनको शायद कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। वो सालसी में भी अपनी एक भूमिका निभाने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये जो फ्रंट खुला है और रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जो ये कहा जा रहा है कि भाई सऊदी अरब और जो पाकिस्तान का पैक्ट है और जो मोबिलाइजेशन के लिए कहा गया है, क्या आपको लग रहा है कि ये फ्रंट भी जल्द ही गर्म होने वाला है और इसीलिए ईरान ने हुतीस को ये इंस्ट्रक्ट भी किया है कि आप तैयार रहें बाब अल मंदेब को बंद करने के लिए? जी हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से ईरान जवाबी कार्रवाई करता है वही स्ट्रेटेजी हुथी अंसारुल्लाह ने की है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है एयरपोर्ट फॉर एयरपोर्ट, ब्लॉकेड फॉर ब्लॉकेड, यानी आप हमारे एयरपोर्ट को बंद करेंगे, हम आपके एयरपोर्ट्स को काम नहीं करने देंगे। 3 एयरपोर्ट इस वक्त सऊदी अरब के बंद हैं जो साउथ सऊदी अरब में हैं। और अभी हर थर्सडे को, जो गुजरी हुई रात है, हर थर्सडे को जो अब्दुल मलिक अल हूथी हैं, जो उनके सबसे बड़े लीडर हैं, उनकी तकरीर होती है। उन्होंने बहुत जोरदार अंदाज में वो बात कही है कि ब्लॉकेड फॉर ब्लॉकेड, यानी अब ये नहीं होगा कि आप हमारे चारों तरफ घेराबंदी करें और आपके जहाज हम आसानी से गुजरने दें। बाब अल मंदब बंद करने के लिए उनके यहाँ पहले से तैयारी है। और मैं समझता हूँ ईरान से जिस दिन इशारा हो जाएगा उस दिन ये बंद कर दिया जाएगा। और जो रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो बिल्कुल सही रिपोर्ट हो सकती है कि ईरान ने कहा कि अगर हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो आप फौरन बाब अल मंदब बंद कर देना। तो वो अब से पहले भी उन्होंने बंद किया है, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो या इजराइल हो, ये जितने भी इस किस्म के कदम उठा रहे हैं वो घबराकर फ्रस्ट्रेशन में उठा रहे हैं। उन्हें खुद ये पता नहीं है कि आगे क्या हो जाएगा और हम किस बंद गली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो उनके लिए खुद और मुसीबतें बढ़ रही हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद ईरान और ईरान के उनकी ज़बान में प्रॉक्सीज वो कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत मजबूती है। ये लोग अंदाज नहीं लगा सकते, आप यानी तसव्वुर नहीं कर सकते इस जंग के दौरान और हथियार ऐसे डेवलप किए हैं जो शुरू की जंग के मुकाबले में अब कहीं ज़्यादा बेहतर मिसाइल और ड्रोन खुद यमन ने। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी तैयारी बहुत बहुत मजबूती से है। देखिए दिन ब दिन एक ट्रेंड है, अमेरिका, इजराइल, उसके एलाइज दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, ईरान और उसके एलाइज मजबूत हो रहे हैं। और इस इलाके में जो अमेरिकी फौजी अड्डे तबाह किए गए हैं उनके बारे में खुद अमेरिका भी नहीं कह पा रहा किसी बातचीत में, किसी डिप्लोमेसी में कि साहब हमारे अड्डे ये आपने ख़त्म कर दिया, हम उन्हें भी दोबारा बनाना चाहते हैं। तो अमेरिका की अलविदाई की तैयारी पूरी है। इजराइल की तरफ से भी अभी एक ताज़ा खबर आई है, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है सऊदी अरब के अल अरेबिया ने इजराइल के प्रेसिडेंट हर्जोग का, इसहाक हर्जोग का।
वो कहते हैं कि हम ईरान के साथ अमेरिका की डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं। ये पहली बार ऐसा बयान आया है। और लेकिन जो सख्ती से जवाब दे रहा है अमेरिका, वो भी सही है। तो ईरान के साथ डिप्लोमेसी को सपोर्ट करने की ये पहली आवाज है इजराइल की तरफ से। इसका मतलब ये है कि इजराइल भी अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। तो ये ट्रेंड अच्छा है, जंग लंबी चले तो बहुत अच्छा है, ताकि इजराइल और अमेरिका की हकीकतें और ज्यादा साफ हो जाएं। उनकी ताकत जो पूरी दुनिया में दादागिरी उन्होंने अब तक कायम रखी है, मुझे लगता है बहुत से मुल्कों की आज़ादी यहीं से शुरू होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें कि बाब-अल मंदेब का बंद होना यूरोप को तो पैरालाइज करेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरब को होगा, क्योंकि 70% तेल जो है सऊदी अरब का वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और इसीलिए आप ये देखें कि वो लगातार यमन में जिस तरह से जुल्म करते रहे, और वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट बिठाई हुई है अमेरिका की, जिसका 20% यमन पर कब्जा है और 80% के करीब माना जाता है कि हुतीस का कब्जा है। और वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि एक सरकार वहां की और जो हुतीज है उनके बीच में भी लगातार जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो भी एक हम दोबारा से होता हुआ देख रहे हैं कि जो हुतीज के हथियार वगैरह जा रहे हैं उनको वहां पर पकड़ा जा रहा है बाब-अल मंदेब में, ये सब भी किया जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान तो सऊदी अरब को होगा अगर बाब-अल मंदेब बंद होता है। तो क्या ये उधर कोई फ्रंट ज्यादा खुलने वाला है और फिर पाकिस्तान की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन जब आप ये कहते हैं काज़मी साहब लंबी जंग, तो आपको लग रहा है ये जंग लंबी खिंचेगी? इसमें तो अमेरिका भी कह सकता है कि भाई हम भी ये चाहते हैं कि जंग जो है वो लंबी जो है वो खिंचे, और उसके साथ साथ ईरान जो है वो अंदर से कमजोर हो, वहां की इकोनॉमी जो है वो चरमराए, जिसका बार बार जो ख्वाहिश है उनकी कि वहां पर कोई रिजीम चेंज हो और हम अपनी ख्वाहिश को वहां पर पूरा कर लें। तो ये जो जब जंग लंबी की आप बात करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी लंबी और किस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन सकती है और कितनी लंबी खिंच सकती है? देखिए, जंग महीनों लंबी चल सकती है। MOU जो साइन किया गया था 17 जून को, वो दोनों तरफ से ख़त्म होने की बात आ चुकी है। तो ऐसी हालत में, और अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक एक बार भी लंबी जंग की बात नहीं की है। उन्होंने जो बात कही है वो क्विक और बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली 2-4 दिन वाली जंग की ही बातें आज तक की हैं। लंबी जंग के लिए अमेरिका ना तैयार है, ना उसने कभी कोई ऐसी इंटेंशन दिखाई है। कभी कभी धमकियां दी हैं ज़मीनी फौज भेजने की। उसके जवाब में अब्बास अराग़ची ने बहुत अच्छा कहा था, बहुत शुरू में, शायद CBS के साथ इंटरव्यू में, जब उनसे कहा कि अमेरिका तो फौजी भेजने वाला है, ज़मीनी फौज, तो अराग़ची ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ईरान इंतज़ार कर रहा है ज़मीनी फ़ौज का। वो ज़मीनी फ़ौज और बहुत बुरी तरह से उनकी कैजुअलिटी होने वाली है अगर ऐसा किया। JD वैंस बार बार कह रहे हैं कि इजराइल में कुछ एलिमेंट्स हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग को ज़्यादा लंबी खींचना चाहते हैं, और JD वैंस शायद वो इशारा भी दे रहे हैं कि किसी तरह से ये जंग ख़त्म हो, ये अमरीका के फ़ायदे में नहीं है। तो वहाँ भी इत्तफाक राय नहीं है। खुद वाइट हाउस के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि लंबी जंग के लिए अमेरिका न तैयार है या उसका कोई इरादा है। लेकिन अभी कल मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के, उन्होंने कहा था कि हम अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। तो वजूद की जंग लड़ने के लिए जब तैयारी होती है तो वो लंबी जंग के लिए भी तैयार हैं, ऐसा मेरा समझना है। और लंबी जंग से ईरान को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ही फायदा होने वाला है। ये भी मुझे लगता है कि वो फायदे में जाएगी। इजराइल और अमेरिका के नुकसान बहुत बढ़ेंगे। ईरान बहुत लंबी जंग के लिए तैयार है, जहां शहीद होने के लिए लोग तैयार हों, जहां शहादत को एक इनाम समझते हों, जिससे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उन्होंने जिस तरह से अपने लीडर को दफन करने के वक्त जो अपने इरादे जाहिर किए हैं, ट्रंप को कत्ल करो, बदला लो, ये सारी आवाज़ें जो आई, लाल जो झंडे नजर आए पूरे हर जगह ईरान से लेकर इराक तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मजबूत हैं और अमेरिका और इजराइल उनका सामना
नहीं कर पाएंगे, ना हथियारों से, ना ही किसी डिप्लोमेसी में वो कामयाब हो पाएंगे। ईरान बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे दो लास्ट सवाल आपसे। एक तो ये कि जिस तरह से इजराइल नेतन्याहू जो है वो अमेरिका कल पहुंच जाएंगे, और कहा तो ये जा रहा है कि भाई वो लिंडसे ग्राहम जो है इसको श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कई मीटिंग्स भी वहां पर लाइंड अप है। जाहिर सी बात है, जंग के बीचों बीच जा रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं जा रहे हैं वो। तो आपको लग रहा है कि नेतन्याहू की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से जो होगी और वहां जो मीटिंग्स होंगी उसके बाद बहुत कुछ क्या तय होगा, या आपको लग रहा है कि लताड़ ही मिल सकती है नेतन्याहू की कि भाई कर लिया, तुम्हारी वजह से हमने जंग कर ली, हमने सब कुछ करके देख लिया और हमें साफ पता चल गया कि भाई ईरान की ताकत क्या है। अब भी दोबारा भी शुरू हो गई, तब भी ईरान किसी तरीके से एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हॉर्मुज छोड़ने के लिए तैयार है। या फिर आपको लग रहा है कि ज़ायनिस्ट लॉबी का इतना दबाव हो सकता है कि कुछ हम ज्यादा इंटेंस एक्सचेंजेस जो हैं वो आगे होते हुए देखें अमेरिका और ईरान के बीच में, और सीधे तौर पर उसमें इजराइल भी शामिल हो जाए? देखिए, ट्रंप जब से व्हाइट हाउस में आए हैं, दुनिया के बहुत से लीडर्स को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। सबसे ज्यादा लेविंस्की को किया था, आपको याद होगा। ये इजराइल के साथ ऐसा कर पाएंगे, उस पर मुझे शक है। लेकिन एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं ये कह सकता हूं, नजर रखिएगा कि जब मीटिंग हो उसके बाद अगर मीडिया को ब्रीफिंग ना की जाए तो समझ लें कि उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया है और वहां कहीं कोई पॉजिटिव बात नहीं हुई इजराइल के लिए। और पिछली बार भी हमें याद है, व्हाइट हाउस के पिछले दरवाजे से वो निकल के गए थे पिछली मुलाकात में भी। तो कम से कम इजराइल का ये हाल तो हो चुका है। जब एमओयू साइन होने वाला था, 2 दिन पहले खबर आई थी, इजराइल ने कहा कि हमें एमओयू दिखा तो दो, तो वो रिजेक्ट कर दी गई थी रिक्वेस्ट। तो व्हाइट हाउस का मूड यहां तक तो पहुंच चुका है। इस मीटिंग के बाद हम मेरे ख्याल से नजर रखें कि मीडिया के सामने कोई बात गुडी गुडी बोली जाती है या चुपचाप वो पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। जी, लास्ट मेरा सवाल कि हॉर्मुज को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि क्या ये जो नेवल ब्लॉकेड है, जो कि अभी कंप्लीटली नेवल ब्लॉकेड नहीं है, क्या कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड क्या लगेगा? जिस तरह से ईरान लगातार ये कह रहा है कि भाई हमारा कब्जा है इस पर, हम 1 इंच यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारे न्यूक्लियर जो प्लान है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हॉर्मुज, और हॉर्मुज में हमारी ही चलेगी। अमेरिका जो दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है वो वैसा नहीं होगा। हमने ये भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 20% जो है वो टोल लेंगे, और फिर कुछ ही घंटों के बाद वो पलट गए अपनी ही बात से और कहा कि भाई जो हमारे मुल्क है, अरब मुल्क जो दोस्त है, उनकी कहने पर मैंने ऐसा किया है और मैं बाकी जो नुकसान है वो उनसे भुगतूंगा। तो और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भारत ने भी की तरफ से भी कह दिया गया है कि भारत के नाविक जो है वो जहाज जो कंपनीज उनको लेकर जाती है वहां पर अब नहीं जाएंगे, क्योंकि 14 के करीब भारतीय नाविक जो हैं वो उन्होंने अपनी जान इसमें गंवाई है, और पहले का आंकड़ा जो है वो अलग है। तो हॉर्मुज, क्या आपको लग रहा है ये सारा का सारा फसाद जो है वो हॉर्मुज पर आकर जो है वो टिक गया है, और इसीलिए जो अभी रिसेंट हमले हैं वो ज्यादातर सदर्न ईरान में ही किए जा रहे हैं? देखिए, ये अमेरिका की जिसे कहते हैं, अमेरिका ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है ये ईरान से जंग करके। और ईरान ने अब से पहले तक शराफत में हॉर्मुज में कोई कॉस्ट नहीं ली थी, कोई टोल नहीं लिया था। अब तो हॉर्मुज ईरान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला सीधा बन चुका है, और ईरान को यह भी पता है कि इंटरनेशनल कानून के तहत वो अपने कंट्रोल में रख सकता है, और वो रखेगा, उससे वो पीछे नहीं हटेगा। और ये बात इंटरनेशनल बहुत से मुल्कों के एक्सपर्ट्स और खुद ईरानी लीडरशिप भी ये कह चुकी है कि ये परमाणु बम से भी बड़ी ताकत हमारे हाथ में है और हम इसको अब छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा, जब ट्रंप ने 20% की बात कही तो अब्बास अराक्ची ने मजाक के तौर पर कहा कि हाँ, ट्रंप की ये बात तो ठीक है कि टोल लेना चाहिए, लेकिन ये 20% हम ज्यादा फेयर रहेंगे, हम कम लेंगे। तो टोल लिया जाएगा, किसी भी नाम से लिया जाए, एनवायरमेंट फीस या सिक्योरिटी या जो भी, और ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा। ये अब आखिरी फैसला हो चुका है, इसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं है। पार्लियामेंट का फैसला आ चुका, उन्होंने वहां अथॉरिटी भी बना दी है हॉर्मुज के लिए, जो भी जहाज गुजरे उनसे तालमेल करके गुजरे, उसके अलावा किसी को वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ओमान कभी कभी अमेरिका के और सऊदी अरब के कहने में थोड़ी सी भटकी हुई सी बातें कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान ओमान को भी समझा लेगा।
या तो आराम से या ताकत से, जिस तरीके से भी। अभी आपने देखा 2 दिन पहले ओमान में भी अमेरिकी अड्डों पर हमले किए गए, जिनको अभी तक स्पेयर किया जा रहा था, हमले नहीं किए जा रहे थे। तो ईरान में बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, जंग में भी और डिप्लोमेसी में भी। जी बिल्कुल। तो आने वाले कई दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखना यह है कि जंग किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। बाब अल मंदेब अगर बंद होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पहले से जो चरमराई हुई है, वो सोचिए उसका क्या हाल होगा। तो इसीलिए ताकत जो है, यानी कि इकोनॉमी सबसे कमजोर चीज होती है कि उसे कैसे आप उसको अगर चरमरा दें तो क्या क्या कुछ हो सकता है, वो हमने पिछली जंग में भी देखा। और अब अगर बाब अल मंदेब जो है अभी तक ईरान की इस जंग में बंद नहीं हुआ है, अगर वो बंद हो जाता है तो आप सोचिए कि हॉर्मुज के बाद ही क्या हालात हैं, और वो अगर बंद होगा तो क्या कुछ हो सकता है दुनिया में। इसीलिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन में ईरान है। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक यू।